हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा क्लास है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा है बाबू? लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। किसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, आज के क्लास में हम क्या देखेंगे? आज के क्लास में देखेंगे अक्रेंस ऑफ कार्बन। अक्रेंस ऑफ कार्बन देखेंगे, मतलब ये आपका कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। अक्रेंस का मतलब होता है पाया जाना, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, किस तरह से पाया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। एक अच्छा टॉपिक है, मज़ा आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। और यार शुरू करते हैं। तो जो आपका कार्बन होता है वो नेचर के अंदर दोनों फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। लिखते चलते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन एग्जिस्ट in nature in both free state as well as in the combined state। जिस तरह से आप लोग को मेटल नॉन मेटल पढ़ाए थे, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे कि कुछ मेटल जो होता है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कुछ मेटल कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे इसके बारे में स्टडी किए थे? मेटल नॉन मेटल के केस में। वहाँ पर जब हम अक्रेंस ऑफ मेटल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे सबसे पहले चीज़ हमने यही देखा था कि जो हमारा कुछ मेटल होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, जबकि कुछ मेटल जो होता है वो कंबाइंड स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। उसी तरह जो हमारा कार्बन है ये भी नेचर के अंदर दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। बात आता है कि सर ये फ्री स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है तो कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर तुम्हारा कार्बन फ्री स्टेट में है, कौन सा स्टेट में? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मेनली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कितने फॉर्म में? 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये तुम्हारा पहला एग्जिस्ट करेगा डायमंड के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? डायमंड के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा किस में एग्जिस्ट करता है? ग्रेफाइट के फॉर्म में। ये ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है अभी बता देते हैं, आगे ही पढ़ाएंगे। जो आपका पेंसिल का लीड होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का ही बना होता है। डायमंड कहाँ यूज होता है? बहुत सारे जगहों पर यूज होता है। ज्वेलरी वगैरह बनाने में भी किसका यूज होता है? डायमंड का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्री स्टेट में एक जगह और प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फ्री स्टेट में एक जगह और प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? इन फॉर्म ऑफ बक मिनिस्टर फ्लोरेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बक्की बॉल भी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बक्की बॉल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये 3 ऐसा जगह है, 3 ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, 3 ऐसे मटेरियल है जहाँ पे कार्बन फ्री स्टेट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, ठीक है। याद रखिएगा, बक्की बॉल के अंदर कार्बन का 60 एटम प्रेजेंट होता है। कितना एटम? 60 एटम प्रेजेंट होता है। मतलब 60 एटम का एक क्लस्टर होता है, एक गुच्छा होता है, एक बंच होता है। किसके अंदर? बक्की बॉल के अंदर। तो आपसे पूछेगा इसका कितना होता है फार्मूला? C60 लिख सकते हैं। मतलब इसके अंदर कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है? 60 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये 60 कार्बन एटम आपस में मिलता है और फाइनली बक्की बॉल को कैसा शेप देता है? फुटबॉल की तरह। कैसा से? फुटबॉल की तरह। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। फुटबॉल की तरह शेप देता है। इसका शेप कैसा दे देता है? फुटबॉल की तरह शेप देता है। आप कह सकते हैं स्फेरिकल शेप देता है। कैसा शेप देता है? स्फेरिकल शेप देता है। स्फेरिकल क्या देता है? शेप देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका कार्बन होता है ये दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा? तो डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और कौन से रूप में एग्जिस्ट करता है? बक मिनिस्टर फ्लोरेंस के फॉर्म में। ये भी तुम्हारा क्या है? कार्बन का ही एक रूप होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंबाइंड स्टेट का। किसका बात कर लेते हैं? कंबाइंड स्टेट का। कंबाइंड स्टेट में कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? बहुत सारे गैसेस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। बहुत सारे गैसेस के फॉर्म में भी कार्बन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कौन कौन से गैस के फॉर्म में बेचारा प्रेजेंट रहता है ये जानना बेहद जरूरी है। प्रेजेंट होगा तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, ठीक है। इसका नाम भी लिखते चलते हैं, जिन्हें नहीं पता होगा याद करते चलना। केमिस्ट्री के अंदर जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा वो सबसे अच्छा इंसान होता है केमिस्ट्री का, ठीक है। जिसके पास जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा चीज़ों का, उसका केमिस्ट्री उतना स्ट्रांग माना जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई दूसरा गैस भी रह सकता है। बात कर लेते हैं CO का। CO का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है। गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट रह सकता है? आयंस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में?
आयंस के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं CO3-2 कार्बोनेट आयंस। कौन सा आयंस है? कार्बोनेट आयंस है। ये हमारा कौन सा आयंस है बाबू? कार्बोनेट आयंस है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। इसी में देखो अगर ऐसे लिख देते हैं HCO3-1, HCO3-1, जहाँ पर भी हाइड्रोजन टर्म आ जाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम आ जाता है, वहाँ पे बाई टर्म का यूज होता है। कौन सा टर्म? बाई टर्म। देखो CO3-2 था तो हमने क्या लिखा था? कार्बोनेट आयन लिखा था, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया। क्या आ गया? हाइड्रोजन भी आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाई टर्म को लेकर के हम बाई कार्बोनेट आयन होगा। क्या होगा? बाई कार्बोनेट आयंस होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तभी ना। इसके अलावा ये और कहाँ प्रेजेंट रह सकता है? फॉसिल्स फ्यूल के अंदर। फॉसिल्स का स्पेलिंग सही है? फॉसिल फ्यूल, फॉसिल्स फ्यूल के अंदर प्रेजेंट रह सकता है। जैसे कहाँ कहाँ प्रेजेंट रह सकता है? तुम्हारा नेचुरल गैस के अंदर प्रेजेंट होगा, नेचुरल गैस के अंदर प्रेजेंट होगा, CNG वगैरह के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट रह सकता है? कोल के अंदर प्रेजेंट होगा, पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट होगा। ETC जगहों पे क्या होता है बेचारा? प्रेजेंट होता है। तो ऊपर में कुछ वैसा भी स्टेट होता है जहाँ पे कार्बन फ्रीली प्रेजेंट होता है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और क्या हो गया? बकमिस्टर फ्लोरेंस हो गया, जिसे बक्की बॉल के नाम से भी जानते हैं। बक्की बॉल के अंदर कितना कार्बन एटम एक साथ प्रेजेंट होता है? 60 कार्बन एटम क्या होता है? एक साथ प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमने देखा कि कहाँ कहाँ कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। कंबाइंड स्टेट में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गया। इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होगा? आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है। जैसे बात कर लेते हैं CO3-2, इसे पढ़ते हैं कार्बोनेट आयंस। उसके बाद आता है HCO3-1, जहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा ना, वहाँ पे हमेशा चार्ज या तो +1 या तो -1। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। और हाइड्रोजन आगे तो टर्म कौन सा आएगा? बाई। ऊपर वाला कार्बोनेट, नीचे वाला बाई कार्बोनेट आयन। उसके बाद और कहाँ प्रेजेंट रह सकता है? फॉसिल फ्यूल के अंदर। किसके अंदर? फॉसिल फ्यूल के अंदर प्रेजेंट रह सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। FSSIAL होता है इसका स्पेलिंग, कैपिटल में लिख देते हैं। फॉसिल फ्यूल होता है। फॉसिल फ्यूल के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? नेचुरल गैस के अंदर प्रेजेंट होगा तुम्हारा, CNG के अंदर प्रेजेंट होगा, कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं, बायोगैस वगैरह भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आधा इधर लिख देते हैं। बायोगैस इन सारे जगहों पे क्या होता है? कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। कौन? कार्बन, ठीक है। इसके अलावा आप जितना भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स देख लीजिए, मैक्सिमम चीज़ों में कार्बन रहता ही रहता है। हमारे बॉडी के अंदर कार्बन है कि नहीं है? है। मतलब और कहाँ कहाँ प्रेजेंट रह सकता है कार्बन? और कहाँ कहाँ प्रेजेंट रह सकता है? अप्रॉक्स ईच एंड एवरी प्लांट एनिमल और इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा कार्बन और कहाँ कहाँ प्रेजेंट रह सकता है? लगभग सभी के सभी प्लांट में, सभी के सभी पेड़ पौधे में, सभी के सभी जानवर में। इसके अलावा आप सिंपल कर सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? कार्बन आपका प्रेजेंट रहेगा। ये आपका बेसिक डाटा था। इतना डाटा हर बच्चे को आना चाहिए, इतना डाटा हमेशा अपने पास रखिएगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के ऊपर। देखो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन समझा देते हैं, उस समय केवल लिखवाएंगे। देखो जो तुम्हारा कार्बन है, कार्बन क्या है? एक एटम है। वही कार्बन एटम अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही कार्बन किसके फॉर्म में है? डायमंड के फॉर्म में। वही कार्बन किसके फॉर्म में? ग्रेफाइट के फॉर्म में। वही कार्बन किसके फॉर्म में है? बक्की बॉल के फॉर्म में। कोई दिक्कत है यहाँ तभी ना। तो याद रखिएगा, कोई एक एटम अगर डिफरेंट फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करे, डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो उसी डिफरेंट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? एलोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप। यहाँ पे ये सब के सब किसके रूप हैं? कार्बन के रूप हैं। इसीलिए डायमंड, ग्रेफाइट और बक्की बॉल मतलब बकमिस्टर फ्लोरेंस, ये सभी के सभी क्या हो गए? कार्बन के एलोट्रॉप हो गए। क्या हो गया बाबू? कार्बन के एलोट्रॉप हो गए। कोई दिक्कत है यहाँ तक नोट करो। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, फिर मिटाते हैं, आगे चलेंगे। ऊपर का थोड़ा सा कट रहा है। अब सही है, हो गया। मिटा दें, चलो हेडिंग लगाना, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन पूरा मिटाते हैं। पूरा सर? यस।
चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग लगेगा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। हेडिंग लगेगा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। कितना एलोट्रॉप? 3 एलोट्रॉप। कौन कौन होता है ये जान लेते हैं। एक होता है तुम्हारा डायमंड, हीरा, मेरे हीरे की अंगूठी, डायमंड हो गया। दूसरा होता है ग्रेफाइट। दूसरा क्या होता है? ग्रेफाइट। और तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा बक्की बॉल, जिसे बकमिनिस्टर फ्लोरेंस भी कहा जाता है। कितना कार्बन एटम का क्लस्टर होता है? कितना कार्बन एटम का गुच्छा होता है? 60। तीसरा क्या होता है? बक्की बॉल। बक्की बॉल, ठीक है। कितना कार्बन एटम का क्लस्टर होता है? 60। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये तीनों के तीनों एलोट्रॉप होते हैं। किसके बाबू? कार्बन के। किसके? कार्बन के। कहा जाता है अगर किसी एटम के या फिर किसी एलिमेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करना शुरू कर दे, ठीक है, कोई एक ही एलिमेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट में क्या करे? एग्जिस्ट करे, तो उन अलग अलग फिजिकल स्टेट को क्या कहते हैं? उस एटम का एलोट्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप कहा जाता है। लिखिएगा, लिखिएगा। इफ एन एटम of any element exist in different physical state, exist in different physical state, different physical state or form, then that different physical state or forms of the same atom called allotrope of that atom, called allotrope of that atom, called allotrope of that atom। कहा जाता है किसी भी एलिमेंट का कोई सा भी एटम अगर अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करना शुरू कर दे, इफ़ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कोई एटम अगर एग्जिस्ट करे, पाया जाए किसमें? अलग अलग फिजिकल स्टेट में, फिर अलग अलग फॉर्म में, तो ये जो तुम्हारा अलग अलग फिजिकल स्टेट है किसका? सेम एटम का, इसी को क्या कहते हैं? एलोट्रॉप ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? यहाँ पर हम मेनली बात करेंगे किसका? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का। किसका बात करेंगे? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का। आपसे पूछेगा कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं, ठीक है। there are mainly 3 allotrope। there are mainly, यहाँ पे एरो लगाते हैं ना, there are mainly 3 allotropes of carbon exist in our nature। अगर पूछेगा कार्बन का कितना एलोट्रॉप एग्जिस्ट करता है हमारे नेचर में? 3। कितना बाबू? 3 एलोट्रॉप उसका एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला बात कर लेते हैं डायमंड का, उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में बारी बारी सबको स्टडी करेंगे। दूसरा हम बात कर लेते हैं ग्रेफाइट का। किसका बात कर लेते हैं? ग्रेफाइट का। और तीसरा हमारा क्या होता है? बक्की बॉल होता है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस भी कहा जा सकता है, ठीक है। कितने कार्बन एटम का क्लस्टर होता है? 60 कार्बन एटम का क्या होता है? क्लस्टर होता है। ये था तुम्हारा क्या? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। क्या था बाबू? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। इतना नोट करने के बाद हमें क्या स्टार्ट करना होता है? एक एक करके बारी बारी सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमंड का। किसका बात कर लेते हैं? डायमंड का हम लोग बात कर लेते हैं। स्टार देके एक नया टॉपिक का शुरुआत है। क्या है? डायमंड। क्या है? डायमंड। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही जाएगा, ये तुम्हारा क्या है? एलोट्रॉप है। किसका? कार्बन का। किसका एलोट्रॉप है? कार्बन का। कार्बन का सिंबल एक बार फिर से सी होता है। क्या होता है? सी होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना? इसके बाद बात आता है इसका, थोड़ा सा हम बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो जो तुम्हारा डायमंड होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। कैसा होता है वो? कलरलेस होता है। इसके अलावा कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है।
इससे लाइट आर पर जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एज वेल एज, और साथ ही साथ क्या रखेगा, एज वेल एज हैविंग एक्स्ट्रा ORDINR में ऑर्डिनरी शाइनिंग और ब्रिलियंस। जो आपका डायमंड होता है वो कलरलेस होता है, उसके पास कोई कलर रहने वाला नहीं है, लेकिन बेचारा ट्रांसपेरेंट होता है, इससे होकर के लाइट आर पर चला जाता है। साथ ही साथ इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा चमक दमक होता है, काफ़ी ज़्यादा चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। इसी कारण तो हीरे का यूज कहाँ करते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाने में करते हैं, अंगूठी बनाने में करते हैं, ईयर रिंग में करते हैं, नोज रिंग में करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे जगहों पे किया जाता है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, जब वो पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि डायमंड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा, जो आपका डायमंड होता है वो क्वाइट हैवी होता है। कैसा होता है, क्वाइट हैवी होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इट इज क्वाइट हैवी एंड हार्ड इन नेचर में कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड इन नेचर, बहुत स्ट्रांग होता है, काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक कि इस नेचर के अंदर अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा हार्डर है, सबसे ज़्यादा हार्ड है, तो वो क्या है, डायमंड है, ठीक है। लिखिएगा डायमंड इज द, उल्टा लिखने में ना हर बार गलत हो जाता है। गलत क्या होगा, मतलब अच्छा नहीं लिखा पाता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। डायमंड क्या होता है, बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, कहाँ, नेचर का। आप सिंपल कह सकते हैं कि डायमंड का रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। देयर रिजिडिटी, इसका जो रिजिडिटी होता है, देयर रिजिडिटी का स्पेलिंग RI होता है। देयर रिजिडिटी इज़ वेरी हाई, इसका रिजिडिटी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कैसा होता है बाबू, बहुत ज़्यादा होता है। ये 3 पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और ध्यान रखिएगा, जो आपका डायमंड होता है इससे होकर कभी करंट पास करने वाला नहीं है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है किसी भी चीज़ से होकर करंट तभी ना पास करेगा जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वैसा इलेक्ट्रॉन जो कि उसके सरफेस के ऊपर फ्री रैंडम मोशन कर रहा होगा, जिसे हम लोग मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कह रहे थे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डायमंड के पास किसी तरह कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, किसी तरह का कोई रैंडम मोशन करने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, किसी तरह कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसके पास रहने वाला नहीं है। इसी कारण से डायमंड तुम्हारा कभी भी करंट को कंडक्ट करने वाला नहीं है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। रीजन पूछिएगा डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों होता है, क्योंकि जो तुम्हारा डायमंड होता है बाबू, इस डायमंड के पास किसी तरह कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रहने वाला नहीं है। ऊपर का इरेज करते हैं, ऊपर लिखते हैं, ये भी इरेज कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। डायमंड इज a bad conductor of electric current. We can say that they have no any property of electrical conductivity.
मतलब इसके पास अपने से होकर करंट को पास करने वाला कोई गुण नहीं होता है। वही लिखे हैं, जो आपका डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर होता है। किसका? करंट का। किसका बाबू? करंट का। हम सिंपल कर सकते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये जानना क्या है जरूरी है। बिकॉज डायमंड और डायमंड क्रिस्टल लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डायमंड क्रिस्टल हैव, क्रिस्टल अच्छा से लिखते हैं ना, हैव नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन देयर सरफेस, ऑन देयर सरफेस। क्योंकि डायमंड या फिर डायमंड क्रिस्टल के पास किसी तरह कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। ठीक है, किस कहाँ? उसके सरफेस पे। वी कैन से दैट दे हैव नो एनी मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इसके पास किसी तरह कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। एंड हेंस they behave as a bad conductor, and hence they behave as a bad conductor of electric current। इसीलिए किसकी तरह बिहेव करता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरह बिहेव करता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका डायमंड होता है इससे होकर कभी भी करंट पास करने वाला नहीं है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कौन सा कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का प्रॉपर्टी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारा डायमंड होता है, फिर जो डायमंड का क्रिस्टल होता है, इसके पास किसी तरह कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो कभी भी करंट को पास नहीं करेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या उसके सरफेस पे कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो रैंडम मोशन करेगा? नहीं। अगर रैंडम मोशन करने वाला इलेक्ट्रॉन ही नहीं, मतलब उसके पास क्या नहीं है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है। कौन सा इलेक्ट्रॉन नहीं है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब तक मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक वो करंट को कंडक्ट कर ही नहीं पाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ, तभी ना। इसके बाद देखना, जो तुम्हारा डायमंड था इसको बहुत स्ट्रांगली हिट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? काफ़ी स्ट्रांगली हिट कर दिया गया। जब डायमंड को काफ़ी स्ट्रांगली हिट किया गया तो देखा गया यहाँ पे केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था। अब क्योंकि वहाँ पे केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा था, तो ये चीज़ें इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो तुम्हारा डायमंड है वो किसका रूप है? कार्बन का रूप है। किसका रूप है? कार्बन का रूप है। लिखिएगा, whenever we strongly hit the diamond, then we found that only कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है, विच रिप्रेजेंट दैट, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? विच रिप्रेजेंट दैट कार्बन, सॉरी हर बार कार्बन कहाँ से आ रहा है? पहले डायमंड लिखा है यहाँ पे। डायमंड इज मेड अप ऑफ, विच रिप्रेजेंट दैट डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। कार्बन का सिंबल C होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बेसिक प्रॉपर्टी था किसका बाबू? तुम्हारा डायमंड का। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखना है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। किसका देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देखना। हो गया, एक बार हम भी कैमरा चेक कर लेते हैं पहले। अच्छा है, ये जो थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं ना, अब सब कुछ ठीक है। हो गया, चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाइएगा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। थोड़ा सा पानी देते हैं यार।
हेडिंग लगाना स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। हेडिंग लगाइएगा स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। चलिए चलते हैं आगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोग को लगी स्पीड कम है 1.5 2x पे देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बस देख लेना, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कुछ थ्योरी इसके बारे में देखते चलते हैं। पहले जो आपका डायमंड का स्ट्रक्चर होता है वो एक जायंट मॉलिक्यूल होता है, किसका? कार्बन का। किसका बाबू? कार्बन का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। यहाँ पे जो भी आपका कार्बन एटम होता है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुटा होता है। किसके द्वारा? कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुटा होता है। सबसे पहला पॉइंट, डायमंड इज जायंट मॉलिक्यूल। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, जायंट का मतलब होता है राक्षस। राक्षस कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, ठीक है। डायमंड इज ए जायंट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन और कार्बन एटम। जो तुम्हारा डायमंड होता है वो क्या है? एक जायंट मॉलिक्यूल है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। किसका? कार्बन का या फिर कार्बन एटम का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। इसके अंदर जितना भी कार्बन एटम होता है वो सब के सब एक दूसरे से हेल्ड ऑन होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। कि इसके द्वारा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होता है? एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। here in diamond or in diamond crystal each and every carbon atoms are held together or joined together by a strong covalent bond, किसके द्वारा ज्वाइंट होता है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बेचारा जुटा होता है हर एक कार्बन एटम, ठीक है। तो हमेशा पहला पॉइंट ध्यान रखना, डायमंड का एक जायंट मॉलिक्यूल, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। किसका? कार्बन का या फिर कार्बन एटम का। इस मॉलिक्यूल के अंदर तो केवल और केवल कार्बन ही प्रेजेंट होगा, लेकिन हर एक कार्बन एटम एक दूसरे के साथ किसके मदद से अटैच होता है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। हमेशा ध्यान रखना, डायमंड क्या है? सबसे पहला पॉइंट जायंट मॉलिक्यूल है। किसका? कार्बन का। इसके अंदर जितना भी कार्बन एटम होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। अगला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, जो आपका डायमंड होता है इसके अंदर हर एक कार्बन एटम जो होता है 4 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ठीक है। इन डायमंड क्रिस्टल each and every carbon atom present, each and every carbon atom present, each and every carbon atom joined होगा, joined, each and every carbon atom joined or linked with 4 other कार्बन एटम। इसके अंदर जो हर एक कार्बन एटम होता है वो अपने मतलब कितने कार्बन एटम से जुड़ा होता है? 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। मतलब हमेशा ध्यान रखना, डायमंड होता है फिर जो डायमंड का क्रिस्टल होता है इसके अंदर हर एक कार्बन एटम
कितने कार्बन एटम से जुड़ा होता है? 4 कार्बन एटम से क्या होता है? जुड़ा होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? यहाँ पर जो तुम्हारा चारों कार्बन एटम होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के वर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के वर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है। अभी हमने बस इतना सीखा कि जो भी डायमंड है, जो भी डायमंड क्रिस्टल है, इसके अंदर कार्बन जो है, हर एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा होगा? 4 कार्बन से जुड़ा होगा। और ये सभी के सभी कार्बन एटम, जो चारों कार्बन एटम प्रेजेंट है, वो कहाँ प्रेजेंट होगा? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के वर्टेक्स पे प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के वर्टेक्स पे प्रेजेंट होगा। here all four other carbon atom other carbon atom are present on the vertices of the tetrahedral geometry कहाँ प्रेजेंट होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के ऊपर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के वर्टेक्स पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। आप लोग को पिछले क्लास में भली भांति बना के बताए थे किस तरह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। फिलहाल यहाँ पे बनाने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। देखिए ट्राई करके, रुको एक सेकंड, फिर से बनाते हैं एक बार। चलो, ऐसे होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये वाला ट्राइपॉड की तरह। किसकी तरह? ट्राइपॉड। जो कैमरा स्टैंड होता है ना, ट्राइपॉड की तरह होता है। पिछले क्लास में पढ़ाया, देखो आप पढ़ाया था, ऐसे होता है। यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, और इधर इस वाले जगह पर भी क्या होगा? कार्बन होगा, और बीच में भी क्या होगा? कार्बन होगा। तो देखो यहाँ पे बीच वाला जो कार्बन है वो इधर से भी कार्बन से जुटा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुटा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुटा हुआ है, और इधर भी क्या है? कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बताओ, एक कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं है? है। यही यहाँ पे लिखे हैं कि डायमंड के अंदर, फिर डायमंड क्रिस्टल के अंदर हर एक कार्बन एटम जो होता है 4 अलग अलग कार्बन एटम से क्या होता है? जुड़ा होता है। और ये चारों जो कार्बन एटम होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के वर्टेक्स पे। इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। बीच में एक कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन किन किन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर जो कार्बन होगा उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से भी जुड़ा हुआ रहेगा, इससे भी रहेगा, और इधर यहाँ पर जो कार्बन रहेगा उससे भी क्या होगा? जुड़ा हुआ रहेगा। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही था, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। मेरा हाथ भी गंदा हो गया, एक सेकंड। चलो आगे चलते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा ही रिजिड होता है, बड़ा ही कैसा होता है? कठोर होता है, और नेटवर्क लाइक होता है। कैसा होता है? नेटवर्क लाइक होता है। अगला पॉइंट लिखना, इट हैव रिजिड, मतलब कठोर होता है। एज वेल एज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इट हैव रिजिड। इसके पास क्या होता है? बहुत ही कठोर और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसके पास क्या नहीं होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। बट दे हैव नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस they are bad conductor of electric current, or we can say that they have no any electrical conductivity
कंडक्टिविटी। इतना पॉइंट ध्यान रखना, इतना पढ़ने के बाद हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजिड होता है, नेटवर्क की तरह होता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुने हो ना, यहाँ पर भी दिखाएंगे कि डायमंड का भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेटवर्क की तरह स्ट्रक्चर होता है। और इसके पास किसी तरह कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए अपने से होकर कभी भी करंट वगैरह को जाने नहीं देता है, ठीक है। चलो आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। एक बार हम कैमरा चेक करते हैं, उसके बाद मिटाएंगे दोस्त। सही है, चलो मिटाते हैं यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर किसका, डायमंड का। एक छोटा फिगर देखते हैं, उसका एक बड़ा सा फिगर देखते हैं, ठीक है। देखो ये तुम्हारा कार्बन है बाबू, एक कार्बन से ऊपर जुटा हुआ रहेगा ऐसे करके, एक से यहाँ जुटा हुआ रहेगा, एक से यहाँ जुटा हुआ रहेगा ऐसे करके, एक से यहाँ जुटा हुआ रहेगा, एक से यहाँ जुटा हुआ रहेगा, ठीक है। यही होता है तुम्हारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, किसका, कार्बन का। ये टेट्राहेड्रल शेप कर सकते हैं, किसका, कार्बन का। देखो कैसा शेप बना के लाता है सामने, ऐसे 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 ऐसे। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछेगा। थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, ये रहने दो, नहीं लिख देते हैं। इसका क्या पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, पिछले क्लास में बताए थे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कौन सा ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा। यहीं पे बात कर लेते हैं ज्योमेट्री का, शॉर्ट में लिखते हैं। ज्योमेट्री भी कैसा होगा इसका, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसा होगा बाबू, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं शेप का, तो शेप भी इसका कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल होगा। कैसा शेप होगा, टेट्राहेड्रली होगा। इसका शेप भी कैसा होगा, टेट्राहेड्रली होगा, टेट्राहेड्रली होगा। कोई दिक्कत है, हाँ तभी ना। अब देखो बड़ा बड़ा हम डायमंड का क्रिस्टल देख लेते हैं कैसा होता है। ऐसे ये बीच में तुम्हारा एक कार्बन, ऊपर भी किसी कार्बन से जुटा होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। हमने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि जो तुम्हारा डायमंड होता है उसके अंदर हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुटा होता है। ये तो तुम्हारा चारों जुटा हुआ है, 1 2 3 4। इसे भी जोड़ना है ना, ऐसे करके 1 2 3। बताओ ये वाला भी चारों जुट गया कि नहीं जुट गया, जुट गया। इसे भी देख लो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। इसको भी देखो ऐसे करके, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। उसी तरह से देखो अगला बार फिर से ये तुम्हारा 3 कार्बन एटम से जुटेगा, ये भी 3 गो से, ये भी 3 गो से। कुछ को जोड़ते चलते हैं, सबको जोड़ना संभव वाली बात नहीं है, ऐसे, ठीक है। बीच वाले को जोड़ते हैं यहाँ पे, ये भी जुटा होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं जुटा हुआ रहेगा, कोई नहीं समझेगा कि नहीं जुटा हुआ रहेगा, ऐसे करके, ठीक है। इसको भी देखो, ये भी किसने जुटा हुआ है, 3 गो से जुटा हुआ है। आगे चल करके फिर से 3 से जुटा होगा, ऐसा बात नहीं खत्म हो गया, ठीक है। देखो जिसको रिप्रेजेंट किए हैं वो तो जोड़ ही दिए हैं, जो नए भी रिप्रेजेंट किए वो भी जुटा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सबको रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे फिगर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। फिर देखो ये भी आगे 3 को जुटल रहेगा, ऐसे ऐसे करके। ये वाला भी जुटा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई धक्का मुक्की करने की आवश्यकता नहीं है, सच्ची, यस। इस तरह से ये तुम्हारा डायमंड का एक जायंट क्रिस्टल होता है। कैसा क्रिस्टल होता है, जायंट क्रिस्टल, बड़ा सा क्रिस्टल होता है डायमंड का। ये तुम्हारा क्या है, जायंट क्रिस्टल है, किसका, डायमंड का। ये तुम्हारा क्या है, जायंट क्रिस्टल, जायंट क्रिस्टल किसका, ऑफ डायमंड, ऑफ डायमंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट है, वही तो लिखा था ना अभी, नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द डायमंड।
नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट ऑफ द डायमंड। डायमंड का कैसा अरेंजमेंट है? नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट है। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना। इतना इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने पास आप लोग रखिएगा, जरूरी है। ये तुम्हारा क्या है? डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, कोई भी कार्बन उठा के देखो। चलो हम इसको उठा लेते हैं ऐसे करके, बेचारे को, इस वाले को। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इधर भी एक बॉन्ड बना है, इधर ही बना, इधर ही बना, इधर ही बना है। अब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसी तरह से इसको देखो, ये इधर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, सबका 4-4 बॉन्ड क्या है? कंप्लीटेड है, ठीक है। यहाँ पे इसको देखो, ये भी आगे चल करके इधर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुटा होगा, इधर से भी एक जुटा हुआ है, सबका 4 बॉन्ड कंप्लीट है। कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड कंप्लीट है। मतलब यहाँ पे क्या है? हर एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा है। here each carbon atom forms the 4 bond। कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड। here each carbon atom forms 4 bond, hence there are no any free electron present in the carbon atom। इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कार्बन एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए किसकी तरह बिहेव करता है? बैड कंडक्टर की तरह। सो दे बिहेव एज अ बैड कंडक्टर। नीचे कट रहा होगा, देख लेते हैं अभी। बैड कंडक्टर किसका? ऑफ करंट। बैड कंडक्टर ऑफ करंट। कोई दिक्कत है? हाँ तक ना। यहाँ पे हर एक कार्बन एटम जो है 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके कारण इसके पास किसी तरह कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। और अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बैड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह बिहेव करेगा। ये जो तुम्हारा कार्बन है, इसके पास नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, so they behave as a bad conductor। एक ही चीज हम कितना बार लिखते हैं फिर भी तुम लोग को याद नहीं होता है। बैड कंडक्टर ऑफ करंट। इसीलिए किसकी तरह बिहेव करता है? बैड कंडक्टर ऑफ करंट की तरह बिहेव करता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना। इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। चलो अच्छा है, कुछ नहीं कटा, हो गया, मिटा दें। इसके बाद हमें देखना है यूजेज ऑफ डायमंड। क्या देखना है? यूज ऑफ डायमंड। चलो पूरा मिटाते हैं। हेडिंग लगाना, यूजेज ऑफ डायमंड। डायमंड का क्या क्या यूज है? बढ़िया यूज बनाएंगे। चलिए समझिएगा। हेडिंग लगाना यूज ऑफ डायमंड। यूजेज आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ तो आसानी है सर, क्योंकि पढ़ा हम रहे हैं। यूजेज ऑफ डायमंड। डायमंड का क्या क्या यूज है? देखो, सबसे पहला डायमंड जो होता है बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर का। इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं? बहुत सारी चीज़ों को काटने में यूज करते हैं। जैसे शीशा वगैरह काटना है, वहाँ पे किसका यूज करते हैं? डायमंड का यूज करते हैं। मतलब जो भी तुम्हारा कटिंग वगैरह का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें किसका यूज कर सकते हैं? डायमंड का यूज हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग वाला इंस्ट्रूमेंट में भी किसका यूज करते हैं? डायमंड का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। लिखिएगा, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस
hardest substance in the nature and hence we use them in the cutting as well as in the drilling इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो तुम्हारा डायमंड होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर का, इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं, बहुत सारा कटिंग वगैरह इंस्ट्रूमेंट वगैरह में या फिर ड्रिलिंग के इंस्ट्रूमेंट वगैरह में। ठीक है, कटिंग का इंस्ट्रूमेंट क्या काम करेगा, किसी चीज़ को काटने में काम करेगा। ड्रिलिंग वाला इंस्ट्रूमेंट किस में यूज होगा, किसी चीज़ में छेद करने में यूज होगा। कोई दिक्कत है हाथ तक नहीं ना, हमेशा ध्यान रखना जो तुम्हारा डायमंड होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है नेचर का, एक्सट्रीमली हार्ड होता है। इसी कारण इसका यूज कहाँ करते हैं, कटिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट में कर लेते हैं और ड्रिलिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट में भी कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा डायमंड होता है इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, काफ़ी ज़्यादा चमक दमक होता है। अगर इसके पास काफ़ी ज़्यादा चमक दमक तो इसका यूज हम और कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं ज्वेलरी बनाने में। क्या बनाने में, ज्वेलरी वगैरह बनाने में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस और शाइनिंग ऑफ कार्बन we use them in the ज्वेलरी फॉर्मेशन इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा इसका तीसरा यूज ध्यान रखिएगा, इसका तीसरा यूज कौन करते हैं, आई सर्जन करते हैं, मतलब आंखों के जो डॉक्टर होते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, they are also used by the eye surgeon। इस यू आर जी सर्जन, स्पेलिंग देख लीजिएगा सर्जन का, किसके द्वारा यूज किया जाता है, आई सर्जन के द्वारा किया जाता है। कौन से फॉर्म में, एज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड केरोटोन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केरोटोन कहते हैं। ठीक है, जो तुम्हारा डायमंड होता है ये और कहाँ यूज होता है, आई सर्जन के द्वारा यूज होता है। आई सर्जन इसका यूज कौन से फॉर्म में करते हैं, केरोटोन के रूप में। किसके रूप में, केरोटोन के रूप में, केरीटोन होना चाहिए, KERA, केरो या फिर केरी, केरोटोन नहीं अच्छा लगता, केरी होगा, क्या होगा, केरी होगा। ठीक है, तीसरा यूज कौन करता है, आई सर्जन करता है, जो आंख का डॉक्टर होता है वो करता है। किस रूप में करता है, केरोटोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस रूप में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट INSTRU, this instrument are used to remove the cataract from the eye। कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, आंखों में होने वाला एक बीमारी होता है कैटरेक्ट, उसका हिंदी क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। उस मोतियाबिंद को ऑपरेशन करके डॉक्टर क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और उस ऑपरेशन के दौरान एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, केरीटोन होता है। और उस केरीटोन में क्या प्रेजेंट होता है, तुम्हारा डायमंड प्रेजेंट होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना इन्फॉर्मेशन हमेशा अपने पास रखिएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना जो तुम्हारा डायमंड होता है वो नेचर के अंदर प्रेजेंट कुछ हार्मफुल रेडिएशन को, किसको बाबू, कुछ हार्मफुल रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, डायमंड also absorb the some harmful radiation of the environment or nature।
डायमंड और क्या करता है, बहुत सारा हार्मफुल रेडिएशन जो कि हमारे आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, उसे ये डायमंड क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। डायमंड ऑल्सो एब्जॉर्ब द सम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट और नेचर, या फिर एटमोसफेयर कर सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, एटमोसफेयर कर सकते हैं, एटमोसफेयर कर सकते हैं। यहाँ से वो जितना भी हार्मफुल रेडिएशन होता है उन सबको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तुम्हारा चौथा यूज था। इसके बाद बात कर लेते हैं पाँचवा यूज का। किसका बाबू, पाँचवा यूज का बात कर लेते हैं। डायमंड का यूज और कहाँ होता है, कॉस्मेटिक क्रीम में। किस में होता है, कॉस्मेटिक क्रीम पाउडर में इसका यूज किया जाता है। आप लोग देखते हो कई सारा क्रीम पाउडर ऐसा होता है जो बहुत छोटा सा डिब्बा में होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छा मटेरियल प्रेजेंट होता है, डायमंड जैसा मटेरियल उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बेसिकली अगर कॉस्मेटिक क्रीम के अंदर डायमंड प्रेजेंट होता है तो वो करता है क्या, वो कुछ नहीं करता है, हमारे स्किन में रिंकल आने नहीं देता, हमारे स्किन में झुर्री पड़ने लगता है ना, वो झुर्री को जल्दी आने नहीं देता है। ठीक है, तो डायमंड का यूज और कहाँ किया जाता है, डायमंड इज ऑल्सो यूज्ड in our, diamond is also used in our, diamond is also used in the, लिखना, in the beauty और कॉस्मेटिक क्रीम, और कॉस्मेटिक क्रीम लिखना, कॉस्मेटिक क्रीम। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। Here these cream contains the powder of diamond। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डायमंड का पाउडर प्रेजेंट होता है। सोचो अगर डायमंड ऐसे कंकड़ के रूप में प्रेजेंट होगा तो क्या हम लोग लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। अगर वो तुम्हारा पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तभी तो उसका यूज किया जा सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये जो ब्यूटी क्रीम होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डायमंड प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, हमारे स्किन में आने वाले रिंकल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, दीज डायमंड पाउडर containing cream reduces the wrinkle of our skin। हमारे स्किन में रिंकल आने वाला रहता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है। ये तुम्हारा पांचवा यूज था। एक यूज और होता है छठा यूज, लिखते चलते हैं। ठीक है, लिखते चलते हैं। ठीक है, ऊपर मिटाते हैं। दो मिटाते हैं, तीन मिटाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छठा, डायमंड इज ऑल्सो यूज्ड इन द ज्वेलरी। Diamond is also used in the jewelry such as in the earring। कान का जो बाली हो तो उसमें तुम्हारा डायमंड प्रेजेंट रह सकता है। ठीक है, इसके अलावा नोज रिंग, जो नाक का बाली हो तो उसके अंदर भी क्या रह सकता है, प्रेजेंट रह सकता है। नोज रिंग हो गया। नॉर्मल रिंग के भी अंदर प्रेजेंट हो सकता है। नॉर्मल रिंग का मतलब क्या होता है, अंगूठी हो गया। इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होता है, इंगेजमेंट रिंग का मतलब क्या होता है, जो शादी विवाह होने से पहले अंगूठी नहीं पहनाया जाता उससे कहते हैं इंगेजमेंट रिंग।
इन सारे जगहों में भी क्या प्रेजेंट हो सकता है, डायमंड तुम्हारा प्रेजेंट हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इन सभी चीज़ों में डायमंड क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि डायमंड के पास लस्ट्रस नेचर होता है, चमकने वाला गुण होता है, ठीक है। दीज ऑल contains diamond because diamond is lustrous in nature, डायमंड कैसा नेचर का होता है, चमकीला नेचर का होता है। डेट मीन्स लस्ट्रस इन नेचर, डेट मीन्स they have shiny appearance, इसके पास कैसा गुण होता है, चमक दमक वाला गुण होता है। आपसे पूछेगा डायमंड का यूज ज्वेलरी के रूप में कहाँ कहाँ करते हैं। ईयर रिंग, कान का बाली होता है। नोज रिंग, नाक का बाली हो गया। सिंपल कोई नॉर्मल रिंग भी अगर हम लोग पहनना चाह रहे उसके अंदर भी डायमंड प्रेजेंट रह सकता है। इंगेजमेंट रिंग, जो शादी विवाह से पहले अंगूठी पहनाया जाता है एक दूसरे को, उस रिंग के भी अंदर क्या प्रेजेंट रह सकता है, डायमंड प्रेजेंट रह सकता है। इन सब के अंदर डायमंड का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि डायमंड के पास लस्ट्रस नेचर होता है, इसके पास चमक दमक वाला क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। इसके बाद एक और ध्यान रख लेना मेरे तरफ से, पहले लिख देते हैं उसके बाद समझाते हैं। डायमंड इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑडियो सिस्टम और इन स्पीकर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ साउंड, एक्चुअली डायमंड इज रिजिड एंड हार्ड होगा, हैंड में हार्ड होगा, एंड हार्ड इन नेचर एंड हेंस, कॉमा देके लिखना, हेंस दे वाइब्रेट at a very high speed, देखो कहीं पर भी साउंड का प्रोडक्शन क्यों होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन। जहाँ पर ही वाइब्रेशन होगा वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। डायमंड का यूज और कहाँ करते हैं, ऑडियो सिस्टम में किया जाता है, फिर स्पीकर वगैरह के अंदर किया जाता है, ताकि साउंड का क्वालिटी क्या हो, बेहतर हो। आपसे पूछेगा क्या डायमंड का यूज ऑडियो सिस्टम के अंदर किया जाता है, स्पीकर वगैरह के अंदर किया जाता है, यस किया जाता है, ठीक है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो आपका डायमंड होता है वो रिजिड होता है, हार्ड नेचर का होता है, जिसके कारण इसका वाइब्रेशन करने का जो रेट होता है बहुत स्पीड होता है। वाइब्रेशन जितना अच्छा होगा साउंड उतना ही अच्छा प्रोड्यूस होगा। यही कारण है कि डायमंड का यूज़ कहाँ करते हैं, ऑडियो सिस्टम के अंदर इसका यूज किया जाता है, स्पीकर वगैरह के अंदर इसका यूज किया जाता है। ये सारा तुम्हारा कुछ यूज था किसका, डायमंड का, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या डायमंड सिर्फ नेचर में ही मिलता है, फिर आर्टिफिशियली ही बनाया जा सकता है। दोनों जगह पे मिलता है, नेचर के अंदर ही मिलता है और आर्टिफिशियली ही बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो मिटाते हैं पूरा। डायमंड पूरा ख़त्म ही कर देते हैं, छोटा टॉपिक है, 5 मिनट और लगेगा ख़त्म। चलिए आगे चलते हैं, नोट पॉइंट करके लिखवाते हैं, मज़ा आएगा। नोट पॉइंट करके लिखवाते हैं। जो हमारा डायमंड है ये दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है।
नेचुरली भी मिल सकता है, इसे लैब में भी क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। डायमंड इज मेनली फाउंड in our nature naturally, but we can also produce them artificially in the लेबोरेटरी को शॉर्ट में लैब भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बात आता है कि नेचर में इसका फॉर्मेशन कब होगा। तो याद रखिएगा, जब कभी भी नेचर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, इस कंडीशन में जो तुम्हारा कार्बन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, whenever pressure as well as temperature increases too much in the nature, then formation of diamond will occur। जब भी तुम्हारा नेचर के अंदर जो तुम्हारा प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, दोनों कंडीशन मिलेगा, तब किसका फॉर्मेशन होगा, डायमंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन कार्बन कन्वर्ट्स इनटू डायमंड। इस कंडीशन में जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इन फॉर्म ऑफ डायमंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हेनेवर प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर इंक्रीज टू मच इन द नेचर, जब कभी नेचर के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा तब किसका फॉर्मेशन होगा, डायमंड का फॉर्मेशन होगा। हम लोग कह सकते हैं इस कंडीशन में जो हमारा कार्बन है, इस कंडीशन में जो हमारा कार्बन है या जो तुम्हारा कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन डेवलप कब होगा, जब तुम्हारा कार्बन अर्थ के काफ़ी डीप में प्रेजेंट होगा, तभी तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर डेवलप हो सकता है ना। एंड these above condition produces in the nature only when carbon is present very deep inside the earth or earth crust। ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा कार्बन कहाँ प्रेजेंट हो, अर्थ के या फिर अर्थ क्रस्ट के काफ़ी अंदर प्रेजेंट हो, तभी तुम्हें काफ़ी हाई टेम्परेचर ही मिलेगा, काफ़ी हाई प्रेशर ही मिलेगा। और जब तक ये दोनों कंडीशन मिलेगा नहीं तब तक तुम्हारा कार्बन कभी डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, तब तक डायमंड का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अगर इतना ही कंडीशन हम कहाँ दे दें, लेबोरेटरी के अंदर दे दें, लेबोरेटरी के अंदर भी हम क्या कर देते हैं, अगर वेरी हाई टेम्परेचर दे दें और वेरी हाई प्रेशर दे दें तो वहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, डायमंड मिलेगा, वहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, डायमंड मिलेगा। ठीक है, इफ we provide or subjecting the similar condition, that means
डेट मीन्स हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, that means high pressure and temperature. If we provide or subjecting the similar condition, that means high pressure and temperature, that means high pressure and temperature in the laboratory या फिर लैब, टू द कार्बन, किसको दे देंगे, कार्बन को दे देंगे, टू द कार्बन, देन these carbon converts into डायमंड, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू डायमंड, और फॉर्मेशन ऑफ डायमंड विल अकर। अगर इतना ही कंडीशन, कौन सा कंडीशन, हाई टेम्परेचर वाला कंडीशन और हाई प्रेशर वाला कंडीशन, अगर हम आर्टिफिशियली उसको दे देते हैं, लेबोरेटरी के अंदर दे देते हैं, तो इस केस में भी जो तुम्हारा कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हमें कह सकते हैं कि डायमंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कब, जब आर्टिफिशियल रूप से हम कार्बन को हाई टेम्परेचर मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट कर देंगे और हाई प्रेशर दे देंगे, उस समय जो तुम्हारा कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं उस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा, डायमंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसा डायमंड जो नेचर के अंदर नेचुरली मिलता है उसे नेचुरल डायमंड कहते हैं। कौन सा डायमंड, नेचुरल डायमंड कहते हैं। और वैसा डायमंड जो हम लैब में तैयार करते हैं उसे आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं। कौन सा डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड कह सकते हैं। ठीक है, दोज डायमंड which we obtained naturally called natural diamond। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट है, ध्यान रखना, नहीं भी लिखा में तो कोई दिक्कत नहीं है। called natural diamond and those diamond which we prepare artificially in the nature, which we prepare artificially in the lab called artificial diamond। कोई दिक्कत है यहाँ तक? वैसा डायमंड जो नेचर के अंदर कैसा मिलता है तुम्हारा, नेचुरली मिलता है, उसे नेचुरल डायमंड कहते हैं। और जिसे लैब के अंदर आर्टिफिशियली बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड के नाम से जानते हैं। इतना नोट कर लीजिए जब तक कैमरा चेक करते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छा है, कुछ नहीं कटा है। चलो आगे चलते हैं। इस तरह से तुम्हारा आज का लेक्चर क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, जितना भी डायमंड में पढ़ना था सब कुछ आप लोग को पढ़ा दिया गया है। बाकी आप लोग को वैलेंसी वगैरह के बारे में जानकारी है ही। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है तो उसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है तो उसका वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से अगर कोई एटम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो उसका वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। मतलब हमेशा ध्यान रखना, एक बार फिर से वैलेंसी को रिवाइज करवा देते हैं। कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। उसी तरह से कोई एटम जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर करे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? साथ ही साथ आप लोग को पहले भी लिखाए थे, एक बार फिर से लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो, 5, 6, 7, 8, तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। मिटाते हैं, ऊपर का लिख देते हैं।
कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर लूज करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, वही उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। उसी तरह से कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, वही उसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी कहलाएगा। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाई एनी एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लूज बाई एनी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑन ऑक्टेट और ड्यूप्लेट called its valency, Similarly, इसी तरह से number of electrons share by any atom to complete its on octet or duplet called their valency, यही इसका क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। ठीक है। आगे समझिएगा। ठीक है। इधर लिखते हैं एटम, इधर लिखते हैं क्या? एटम। यहाँ पे लिखते हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखते हैं उसका वैलेंसी। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? वैलेंसी लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद हमें थोड़ा सा जगह और चाहिए, इसीलिए नीचे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। बस 2 मिनट का खेल और है, ख़त्म कर रहे लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग अपने अपने घर जाना, और हम तो अपने घर में है ही। सर हम लोग भी घर ही से देख रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए समझिएगा। कोई एटम है, मान लेते हैं पहला एटम ए नाम का है, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? ए नाम का कोई एटम है, वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 1 है, तो वैलेंसी भी कितना होगा? 1 होगा। दूसरा आइटम की बात कर लेते हैं। अगर बी नाम का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 है, तो वैलेंसी भी कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। तीसरा बात कर लेते हैं। अगर कोई सी नाम का एटम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी भी कितना होगा? 3 होगा। उसी तरह से अगर कोई डी नाम का एटम है, उसके पास वैलेंस सेल में मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, वो 4 है, उसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 5 इलेक्ट्रॉन है। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मात मत खा जाना कहीं पर कि हाँ सर वहाँ पे गए तो भूल गए सर, कैसा भी होता है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, वो सब नहीं करना है। ई नाम का कोई एटम है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। यहाँ पे वैलेंसी कितना होगा? यहाँ पे वैलेंसी निकालने के लिए 8 - 5 करेंगे। यहाँ पे वैलेंसी होगा तुम्हारा 3। कितना होगा? 3 होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर 4 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं? 8 में से उसे सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसी तरह से बात कर लेते हैं। अगर एफ नाम का कोई एटम है, वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो यहाँ पे वैलेंसी कितना होगा? 8 - 6 = 2 होगा। ठीक है। उसी तरह 7 नंबर में जी में अगर 7 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 8 - 7 मतलब कितना होगा? यहाँ पे वैलेंसी 1 होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे 8 है, 8वां नंबर कोई एटम एच है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 - 8 कितना हो जाएगा? 0। जहाँ पे वैलेंसी 0 आ जाए समझ जाना वो कैसा एलिमेंट है? इनर्ट एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है बाबू? इनर्ट एलिमेंट। यहाँ पे तुम्हारा एच होगा, वो कैसा है? इनर्ट एलिमेंट है। तो दिक्कत है यहाँ तक। तो ये था तुम्हारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं अच्छा रहा होगा, आप लोगों के हेल्पफुल रहा होगा।
तो पढ़ाई लिखाई करते रहो, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।